श्री विवेक वर्मा विधानसभा प्रत्याशी बीसलपुर, सुरेश गंगवार सभापति बीसीयू, श्री विनोद तिवारी जो हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, श्री सत्यपाल गंगवार जिला कार्य समिति सदस्य, श्री गुरभाग सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष और श्री गुलशन आनंद विधानसभा प्रभारी, श्री धीरेन्द्र मिश्रा, श्री संजीव मोहन अग्रवाल और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है। देर से आप लोग खड़े हैं। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन अथवा सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी पीलीभीत के बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पीलीभीत में मैं आया हूं। जिम्मेदारी बढ़ जाने के कारण सारे देश का दौरा करना पड़ता है। इसलिए चाहते हुए भी यहां आना विगत कई वर्षों से नहीं हो पाया। आज मौसम का मिजाज भी ठीक नहीं था। मुझे लखीमपुर जाना था। लखीमपुर जाकर भी मेरा हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड नहीं कर पाया। फिर वापस मैं बरेली आया। पायलट ने मुझे बतलाया कि पीलीभीत में मौसम ठीक नहीं है। बहनों भाइयों, मैंने फैसला किया कि मैं पीलीभीत जाऊंगा। मौसम का सीना चीर कर मैं पीलीभीत जाऊंगा और आज सबके बीच में यहां पर मौजूद। वैसे मैंने सभी प्रत्याशियों को बोलते हुए नहीं सुना है, लेकिन मैं जानता हूं, जैसा मुझे बताया गया है कि हमारे सभी प्रत्याशी, चाहे संजय सिंह गंगवार हों, चाहे प्रवक्तानंद जी हों, चाहे बाबूराम जी हों, चाहे हमारे विवेक वर्मा हों, सभी प्रत्याशी हमारे चुनिंदा हैं। संजय सिंह गंगवार को बोलते हुए पहली बार मैंने सुना। बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि आपके विधायक संजय सिंह गंगवार की आवाज में खनक थी। और सही तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपका सटीक प्रतिनिधित्व करने की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो संजय सिंह गंगवार के अंदर है, जो आपका विधायक। वैसे ही हमारे स्वामी प्रवक्तानंद जी, बाबूराम जी पासवान और हमारे विवेक वर्मा, इनके बारे में भी मैंने लोगों से जानकारी हासिल की है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यकीन रखना, पार्टी का नेता होने के कारण आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक के दामन के ऊपर भ्रष्टाचार की दाग नहीं, भ्रष्टाचार का छींटा लग जाएगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी उस विधायक को निकालकर पार्टी से बाहर कर देगी। आप ये कहेंगे कि आपके पास क्या प्रमाण है? दिल्ली में आप लोगों ने हम लोगों की सरकार बनाई 2014 में, और उसके पहले हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी भी सरकार आप लोगों ने केंद्र में बनाई। कांग्रेस की सरकारों को भी इस हिंदुस्तान में काम करते हुए मेरे बहनों भाइयों आप लोगों ने देखा है। जब जब कांग्रेस की सरकारें आई हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, यहां तक कि मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। चाहे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार हो दिल्ली में, बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि किसी मंत्री के दामन के ऊपर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कह सकता। और हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए बहुत सारे
सुधारात्मक कदम, रिफॉर्मेटिव स्टेप्स उठाए हैं। मैं एक उदाहरण का केवल आपको देना चाहता हूं। क्या पिछली सरकारें इन सब सारे कामों को नहीं कर सकती थी? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ न कुछ सुधार नहीं किए जा सकते थे? लेकिन नहीं किया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पर हमारे किसान मौजूद हैं। बहनों भाइयों, किसानों के खातों में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बार उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री होता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, मैं उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन यही राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, 100 पैसा मैं दिल्ली से भेजता हूं नीचे, लेकिन बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है लोगों की जेबों में, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की, बहनों भाइयों, 6,000 रुपया जी दिल्ली की बैंक से निकलता है तो 6,000 का 6,000 आपके जेब में पहुंचता है। एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और भी जितने प्रभावी कदम होंगे, यकीन दिलाते हैं आपको, वो हमारी सरकार उठाएगी। डिजिटाइजेशन का सिलसिला हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए। अन्य भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जाएंगे। बहनों भाइयों, पीलीभीत में सचमुच मुझे आकर बेहद खुशी हो रही है। लखीमपुर और पीलीभीत दोनों के इतिहास से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। वैसे बहुत विकसित जिला न होने के बावजूद मैं कह सकता हूं, कृषि के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में काफी यहां लोगों ने काम किया है। यहां हमारे सिख भाइयों के योगदान को मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कृषि क्षेत्र में चाहे लखीमपुर हो चाहे यहां हो, जो उनका योगदान है, जो काम उन्होंने किया है। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी याद रखना, बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं कि हम लोगों के भाईचारे के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस हकीकत को मत भूलना, क्योंकि मैं भारत के इतिहास से अच्छी तरह परिचित हूं। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में अपना सिर कटाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे सिख भाइयों ने किया है। बहनों भाइयों, इसको कभी भूलना मत। मैं महाराजा रणजीत सिंह की याद दिलाना चाहता हूं। महाराजा रणजीत सिंह जी ने यदि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर भी सोने का छत्र लगवाया, तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी छत्र सोने का लगाने का काम किया था, तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने किया। यह रहा है हम लोगों का इतिहास। बहनों भाइयों, यह कभी कलंकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल कुछ बाहरी ताकतें भी, अपने अंदर की भी ताकतें इस हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन इससे हम लोगों को बचने की कोशिश है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं। आप हर राजनीतिक पार्टी और हर नेता की विश्वसनीयता को परखिए कि जो वह कहता है वह करता है कि नहीं करता। उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आजाद भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर भी आप देखें, नेताओं ने कहा बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत भी उसका पूरा कर दिया होता तो बहनों भाइयों, आज हमारा भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन मैं दावे के साथ सीना ठोक कर कह सकता हूं, भारत की राजनीति में जो यह विश्वास का संकट पैदा हुआ है, इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में भारत में भी किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया।
आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। क्या प्रमाण है आपके पास? व्यक्ति के द्वारा गलती हो सकती है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गलती नहीं होगी। बहनों भाइयों, आपको मैं भरोसा दिलाता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में जब भारतीय जनसंघ बनी थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय उन्होंने कहा था, जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। उन्होंने कहा था, जिस दिन संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत जो उस राज्य को विशेषाधिकार प्राप्त है, हम उसको समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। बराबर जब जब भी चुनाव आते रहे, हम लोग अपने घोषणा पत्र में इसकी चर्चा करते थे, तो हमारे विरोधी भाई कहते थे, ये भाजपा वाले जनसंघी लोग जब जब चुनाव आता है तो धारा 370 की चर्चा करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, देखा जिस दिन भारत की संसद में हमें स्पष्ट बहुमत मिल गया, जम्मू कश्मीर की धारा 370 को चुटकी बजाकर हमने समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो अथवा बांग्लादेश, भारत के विभाजन के बाद भी जो लोग पाकिस्तान में गए या अन्य स्थानों पर भगकर चले गए, हम लोगों ने कहा, पाकिस्तान में जो उनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि बहुत सारे अल्पसंख्यक भारत में आते हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, जो भारत के मूल निवासी थे, यहूदी हों, यदि भारत के मूल निवासी हैं, यदि पाकिस्तान में उनका धार्मिक उत्पीड़न होता है, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए यदि वो